वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसने पिछले 4 साल में 400% का रिटर्न दिया है। फिर हम मीशो के आने वाले आईपीओ के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे दीपेंद्र गोयल एविएशन सेक्टर में जा रहे हैं। फिर हम बात करेंगे टाटा स्टील की, एफपीआईज इतना हैवी बाइंग कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे रेडिसन की, उसके बाद हम बात करेंगे स्कॉट्स, कुबोटा की, रिलायंस की और फिर बीएमडब्ल्यू के इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करेंगे। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है बीएमडब्ल्यू की। बीएमडब्ल्यू CE04 इलेक्ट्रिक स्कूटर का नया वर्जन 3 जुलाई को लॉन्च होने वाला है और इस वक्त जो उनका पुराना वर्जन है वो इंडिया में पहले से ही 15,25,000 रुपए में अवेलेबल है और ये जो प्राइस है ये एक्स शोरूम प्राइस है। और ये जो बीएमडब्ल्यू CE04 इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये एक प्रीमियम अर्बन ईवी है और इसका जो नया मॉडल है वो पहले ग्लोबली लॉन्च होगा, फिर उसके बाद इंडिया के अंदर 2026 के एंड तक लॉन्च होने की आशा है। बाकी जो अपडेटेड CE04 है यानी कि जो इनका नया वर्जन है उसमें नए कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिजाइन जो है वो शार्पर बनाई गई है और नए फीचर्स मिलने की भी उम्मीद है। इसमें जो ये इनका मॉडल है उसमें 8.5 किलोवाट आवर बैटरी है और 41 bph पावर है जो 0 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 2.6 सेकंड में ही पकड़ता है और इस स्कूटर का जो रेंज है वो 130 किलोमीटर का है। लेकिन इन सब के अलावा जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो है इनका फास्ट चार्जिंग सिस्टम, क्योंकि ये स्कूटर सिर्फ 1 घंटे 40 मिनट में ही पूरा बैटरी चार्ज कर देता है। मेरे पास ओला S1 Pro है जिसको चार्ज करने में 4 से 6 घंटे लग जाते हैं, यानी कि जब आपकी बैटरी 0 है और जब आप 100% तक चार्ज करते हो तो 4 से 6 घंटे, कभी कभी शायद 7 घंटे भी लग जाते हैं। अगली बिजनेस न्यूज है नायरा एनर्जी की। रशिया की रोसनेफ्ट कंपनी नायरा एनर्जी में अपना 49.13% स्टेक बेचने के लिए रिलायंस के साथ बातचीत कर रही है। नायरा के पास 20 MTPA रिफाइनरी और 6,750 पेट्रोल पंप्स हैं। अगर रिलायंस डील करता है तो वो इंडिया का नंबर 1 ऑयल रिफाइनर बन सकता है, लेकिन वैल्यूएशन पर अभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। वैसे तो इस डील में सऊदी अरामको भी इंटरेस्टेड है पर प्राइस उनको हाई लग रहा है क्योंकि जो वैल्यूएशन है वो 17 से 20 बिलियन डॉलर के आसपास बताई जा रही है। तो अभी ये जो डील है वो शुरुआती स्टेज में है, फाइनल डिसीजन लेना अभी बाकी है। अब मैं इन दोनों कंपनीज के बारे में शॉर्ट में बता देता हूं अगर आपको नहीं आइडिया है तो। देखो, जो रोसनेफ्ट है वो रशिया की सरकारी ऑयल एंड गैस कंपनी है जो क्रूड ऑयल निकालने, रिफाइन करने और बेचने का काम करती है और ये जो कंपनी है वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल प्रोडक्शन कंपनी में से एक है। वहीं पे नायरा एनर्जी की बात करें तो नायरा एनर्जी इंडिया में काम करती है जिसके पास गुजरात में एक बड़ी रिफाइनरी है और उसका साइज 20 MTPA का है। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया इस कंपनी के पास 6,750 पेट्रोल पंप्स हैं, लेकिन जो चीज मैंने आपको नहीं बताई वो ये कि पहले इसका नाम एसर ऑयल था जिसे रोसनेफ्ट ने 2017 में खरीदा था। अगली बिजनेस न्यूज है एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड की, जो एक इंडियन जापानीज जॉइंट वेंचर है। ये अब इंडिया के ट्रैक्टर्स मार्केट में नंबर 2 पोजीशन पे पहुंचने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इनका एम है कि वो आने वाले समय पे नंबर 2 पोजीशन को होल्ड करें। अगर हम आज के हिसाब से देखें तो आज की डेट में एस्कॉर्ट्स कुबोटा का जो मार्केट शेयर है वो 12 से 13% के आसपास है। और अगर हम दूसरे कंपनीज की बात करें तो जो मार्केट में टॉप 3 कंपनीज हैं जिसमें महिंद्रा स्वराज है, ये नंबर 1 पे है और इसका मार्केट शेयर 40% का है। दूसरे नंबर पे TAFE है, तीसरे पे सोनालिका है और चौथे नंबर पे आता है एस्कॉर्ट्स कुबोटा। अगली बिजनेस न्यूज है रेडिसन होटल ग्रुप की। रेडिसन होटल ग्रुप अगले कुछ सालों के अंदर इंडिया में अपना होटल पोर्टफोलियो डबल करने का प्लान बना रहा है। फिलहाल रेडिसन के पास 200 से ज्यादा होटल्स हैं और 8,000 नए रूम्स ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं। लेकिन इस ग्रोथ के लिए रेडिसन होटल को 16,000 नए स्टाफ्स की भी जरूरत होगी क्योंकि कंपनी का जो फोकस है अब टियर 2, टियर 3 और टियर 4 सिटीज पर है, क्योंकि इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में रेडिसन सबसे बड़ी लग्जरी होटल है। और यही प्रॉब्लम भी है क्योंकि रेडिसन के 7 एक्टिव होटल्स जम्मू एंड कश्मीर में हैं और जो पहलगाम का अटैक हुआ था उसके बाद से जो टूरिज्म है बहुत अफेक्टेड हुआ और होटल का बिजनेस काफी ज्यादा बंद सा चल रहा है। अगर आप
आप श्रीनगर में देखो तो श्रीनगर में भी ऑक्यूपेंसी काफी ज्यादा कम हुई। वैसे तो मैंने पहलगाम पे बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, आप जरूर देखना, बट पता नहीं क्यों वो वीडियो को यूट्यूब ने दबा दिया या फिर शायद कुछ लोगों ने डिसलाइक कर दिया, क्योंकि जो न्यूज है वो पाकिस्तान भी जाती है और बांग्लादेश भी जाती है और भी कई सारी कंट्रीज में जाती है, तो शायद उन लोगों को वो न्यूज पसंद नहीं आई और शायद लोगों ने डिसलाइक किया होगा। तो अगर आप वो न्यूज देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अगली बिजनेस न्यूज है मीशो की। मीशो को तो आप सभी जानते ही होंगे, इसका अब आईपीओ आने वाला है और इसके ऊपर मैंने पहले भी न्यूज कवर की थी, ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, आपको अगर देखना हो, क्विक रिवाइज करना हो तो आप जा सकते हो। अब इस आईपीओ के थ्रू जो मीशो आईपीओ लाने वाला है, इसके थ्रू कंपनी 4250 करोड़ रुपए रेस करेगी और इस आईपीओ के लिए मीशो ने 25 जून को एक स्पेशल मीटिंग रखी थी जिसमें शेयर होल्डर्स ने इस प्लान को अप्रूव कर दिया है और अप्रूव करेंगे ही, क्योंकि जब आईपीओ आएगा तो फिर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको मोटा पैसा मिलेगा और वो कंपनी से एग्जिट ले सकते हैं। तो इस अप्रूवल के बाद अब कंपनी सेबी के पास अपना आईपीओ डॉक्यूमेंट भेजेगी, यानी कि डीआरएसपी भेजेगी, तभी आईपीओ का फाइनल साइज फिक्स होगा और ये आईपीओ में फ्रेश शेयर इश्यूज भी होंगे और ऑफर फॉर सेल भी होगा। इसके अलावा एक और बड़ा चेंज हुआ है कंपनी के अंदर। मीशो के सीईओ विदित आत्रेय को चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी बना दिया गया है, यानी कि अब उनके पास और भी ज्यादा कंट्रोल होगा कंपनी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। तो आईपीओ से पहले मीशो ने एक और इम्पोर्टेंट काम किया है, उन्होंने अपनी यूएस बेस्ड कंपनी मीशो इनकॉर्पोरेटेड को इंडिया में मर्ज कर दिया है, जिसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अप्रूव भी कर दिया है और अब मीशो ऑफिशियली एक इंडियन कंपनी बन चुकी है जिसका नया नाम मीशो प्राइवेट लिमिटेड है। पहले ये कंपनी फैशनियर टेक्नोलॉजीज के नाम से जानी जाती थी और ये स्टेप इसलिए किया गया है ताकि आईपीओ लॉन्च हो सके। और ठीक ऐसा ही फ्लिपकार्ट भी कर रहा है। फ्लिपकार्ट सिंगापुर से अपना बेस इंडिया में शिफ्ट कर रहा है ताकि वो अपना आईपीओ ला सके। अगली बिजनेस न्यूज है जोमेटो की। जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने एक नई कंपनी के थ्रू रीजनल एयर ट्रेवल में कदम रखा है और इस कंपनी का नाम है LAT एरोस्पेस। उनका एम है कि वो टियर 2 टियर 3 सिटीज के लिए सस्ती और फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स बना सकें। इंडिया में 450 से ज्यादा एयर स्ट्रिप्स हैं, पर सिर्फ 150 पर ही कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं। साथ ही साथ जो प्रॉब्लम होती है वो आप लाइन में लगो, सिक्योरिटी चेकअप हो, फिर आपका बैग चेक हो, काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। आपको टेक ऑफ करने से काफी समय पहले ही जाना पड़ता है हर एक एयरपोर्ट पर। और वहीं पे उसका ठीक उल्टा LAT एरोस्पेस छोटी जगहों पर एयर स्टॉप्स बनाएगी जहां से लोग बिना सिक्योरिटी लाइन के सीधा फ्लाइट ले सकेंगे, जैसे स्काई बसेस का कॉन्सेप्ट होता है वैसा ही। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि अभी रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिली है, तो रेगुलेटरी अप्रूवल पेंडिंग में है। जैसे ही ये अप्रूवल मिल जाएगी LAT एरोस्पेस अपने काम पे शुरू हो जाएगी। अब मैंने एक वर्ड यूज किया था इस बिजनेस न्यूज में, एयर स्ट्रिप, और मैंने ये बताया था कि इंडिया में लगभग 450 एयर स्ट्रिप्स हैं, लेकिन सिर्फ 150 पर ही रेगुलर फ्लाइट जाती हैं। तो ये एयर स्ट्रिप का मतलब क्या हुआ? देखिए, एयर स्ट्रिप्स का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहां से प्लेन लैंड या फिर टेक ऑफ हो सके, लेकिन ये फुल एयरपोर्ट जैसा नहीं होता है। ये छोटी सी रनवे होती है, यहाँ पे न तो ज्यादा फैसिलिटीज होती है, न टर्मिनल्स होते हैं, न तो कोई सिक्योरिटी चेकिंग होती है। मोस्टली ये रूरल एरियाज में या फिर जहाँ पे आर्मी बेस होता है या जो रिमोट एरियाज होते हैं वहां पे ये अवेलेबल होता है। मतलब अगर मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो एयर स्ट्रिप का मतलब है प्लेन के लैंड या फिर टेक ऑफ करने के लिए जो सड़क जैसी जगह होती है उसी को कहते हैं एयर स्ट्रिप। आई होप आपको ये बिजनेस न्यूज अब अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज वीडियो पे लाइक का बटन है उस पे हिट जरूर करें, और अगर आप चाहते हो आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहे तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल ना भूलें। हालांकि जो मुझे चीज पसंद नहीं आई इसमें वो ये है कि आप अभी जोमेटो कर रहे हो या फिर आप कह लो एटर्नल कर रहे हो, तो अभी आपका ये वेंचर उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है और आप डायरेक्ट एविएशन इंडस्ट्री में घुस गए। लेकिन पता नहीं इस सेक्टर का कुछ तो खास बात है, हर एक बिजनेसमैन इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और जब उनके हाथ जल जाते हैं तो फिर वो पीछे हट जाते हैं। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टेड हो एटर्नल में तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ध्यान से सुनना। इंडिया में बहुत सारी एविएशन कंपनीज आई, बंद हुई और चली गई, तो एविएशन का जो बिजनेस है ना वो बहुत मुश्किल है उसको रन करना, ये आप ध्यान रखना। अगली न्यूज है फाइनेंस मिनिस्ट्री की। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ये एडवाइस दी है कि वो अपने पास
जो सब्सिडरीज कंपनी है या फिर जो जॉइंट वेंचर्स हैं उनको ग्रो करें और ग्रो करने के बाद स्टॉक मार्केट में लिस्ट करें ताकि उनका वैल्यूएशन बढ़े और बैंक को अच्छा रिटर्न मिले। बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि ये एक तरीके का मोनेटाइजेशन प्लान है जिसमें बैंक्स अपने साइड बिजनेसेस को या फिर जो सब्सिडरीज आप कह लो उनके वैल्यू को अनलॉक करेंगे बाय सेलिंग सम स्टेक थ्रू आईपीओज या फिर वो डिवेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और सोर्सेस के हिसाब से माना जाए तो लगभग 15 सब्सिडरीज या फिर जॉइंट वेंचर्स ऐसे हैं जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आईपीओ लाने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें एसबीआई आने वाले टाइम में अपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और एसबीआई पेमेंट सर्विसेज को लिस्ट कर सकता है। उसके बाद केनरा बैंक भी केनरा रोबेको एएमसी और केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस को लिस्ट करने की प्लानिंग में है। अगली बिजनेस न्यूज है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की। जून में एफपीआईज लगातार तीसरे महीने भी इंडियन स्टॉक मार्केट में नेट बायर्स बनने जा रहे हैं। अगर मैं डेटा बताऊं आपको तो अप्रैल में 4,223 करोड़ और मई में 19,860 करोड़ के बाद जून में अब तक 8,915 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे गए एफपीआईज के द्वारा, क्योंकि डॉलर जो है वो गिर रहा था और इंडियन इक्विटीज में काफी ज्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट भी बना। तो इस वजह से एफआईआईज ने फाइनेंशियल्स, कैपिटल गुड्स और रियलिटी स्टॉक्स में बाइंग की, जबकि एफएमसीजी और आईटी में सेलिंग देखी गई। बट प्रॉब्लम यह है कि एफपीआईज बाइंग करते जा रहे हैं और उसके वजह से सेंसेक्स निफ्टी में तेजी आई है, लेकिन हाई वैल्यूएशन के कारण प्रॉफिट बुकिंग का भी रिस्क है। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए फिर अचानक से नीचे भी जा सकती है। तो ये डर इन्वेस्टर्स के अंदर अभी बना हुआ है। अगली बिजनेस न्यूज है पावना इंडस्ट्रीज की। पावना इंडस्ट्रीज का स्टॉक पिछले 4 साल में 400% बढ़ा है और अब ये कंपनी 2 जुलाई को बोर्ड मीटिंग करेगी जिसमें 10 रुपए के फेस वैल्यू के शेयर्स का स्टॉक स्प्लिट प्रपोजल कंसीडर किया जाएगा। और आपको पता है जब स्प्लिट होता है तो शेयर्स छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं जिससे लिक्विडिटी बढ़ती है, लेकिन फाइनल अप्रूवल शेयर होल्डर और रेगुलेटर से अभी लेना होगा। लेकिन 400% देख के खुश मत होना आप, क्योंकि कंपनी का Q4 FY25 में प्रॉफिट 36.57% गिरकर 1.70 करोड़ रुपीस रहा और रेवेन्यू भी 18.69% गिरा। और अगर मैं पिछले साल के कंपैरिजन में बताऊं तो FY25 में जो एनुअल प्रॉफिट है वो 30% से कम हुआ है। अगली बिजनेस न्यूज है टाटा स्टील की। टाटा स्टील को 1007 करोड़ रुपए का जीएसटी सो कॉज नोटिस मिला है, जो कि FY19 से FY23 के बीच आईटीसी इरेगुलरिटीज के लिए है। आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। कंपनी ने 514 करोड़ रुपए ऑलरेडी जमा कर दिए हैं और 493 करोड़ रुपीस अभी भी पेंडिंग है। एक्चुअली जीएसटी लॉ के मुताबिक कंपनीज इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकती हैं, लेकिन गलत क्लेम करने पर पेनल्टी लगती है। और पहले भी टाटा स्टील और उसकी सब्सिडरीज को 890 करोड़ और 161 करोड़ रुपए के आईटीसी नोटिसेस मिल चुके हैं। तो अब अथॉरिटीज ने इन क्लेम्स की वैलिडिटी और पेनल्टी पर सवाल उठाया है। और अब इसी के साथ लेता हूं मैं आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।